हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पुरी स्वागत करता हूँ आपका सभी क्लासेस में। मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया बच्चों का, है ना। और क्वेश्चन पेपर को देख के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि 90 प्लस स्कोर करना बहुत ही कठिन बात है ना। 90 प्लस स्कोर करना बहुत ही आसान था कल मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। और साइंस का पीडीएफ अपलोड हो चुका है और आज साइंस का एग्ज़ाम है। और साइंस का वीडियो अगर आप लोग देख लिए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन उतना ही है ना, बस पूछने का तरीका अलग हो सकता है कि नहीं। तो आप लोग अपना तैयारी पूरा कर ले। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा होगा, है ना। और सेकंड शिफ्ट के बच्चों के लिए भी फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट दोनों के लिए वो क्वेश्चन पेपर सेम है ना। मतलब जो पीडीएफ भेजा गया है वो सेम दोनों के लिए है, एप्लीकेबल है। आप चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट के विद्यार्थी हों या फिर सेकंड शिफ्ट के हों, आप दोनों उस पीडीएफ से क्या लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज अगले दिन मतलब कल जो हमारा एसएसटी का एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। एक्चुअली एसएसटी जो क्वेश्चन पेपर है इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है, सिलेबस बहुत ही बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को टोटल 80 मार्क्स का ही पूछा जाना है। क्वेश्चन 80 और मार्क्स सब्जेक्टिव से और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव से और 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को देखना है कि 80 में 80 कैसे स्कोर किया जाए एसएसटी में, है ना। और कम से कम इतना ना तो सही 75 प्लस तो स्कोर किया जा ही सकता है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, हम लोग क्या कैसे करेंगे इसको बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हर दिन की भांति इस बार भी कि क्या मोटिवेशन से। आज का मोटिवेशन यह है मेरे दोस्त कि इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग, है ना। तो ये मैटर नहीं करता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्या पढ़ रहा है, दूसरा कहाँ का नोट्स पढ़ रहा है, दूसरा कितने घंटे पढ़ रहा है, ये आपको मैटर नहीं करता है। आपको बस अपना देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं। इट इज़ यू दैट डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आप खुद अपना किस्मत लिखेंगे दोस्त। तो इसलिए आप, है ना, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका मटेरियल का क्वालिटी क्या है ना। आप कितना पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में बैठने, है ना, आपकी तैयारी कैसी है, ये सब मैटर करता है। दूसरों के ऊपर आप हमें ध्यान देना नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आज के स्ट्रेटेजी की तरफ, है ना। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। श्री क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए, आपको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्चुअली जो हमारा ये है क्या कहता है मॉडल पेपर जो आया था, है ना। मॉडल पेपर को भी एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस आज रात में आपको रिवाइज कर लेने एक बार। जितनी भी इसमें एमसीक्यू हैं, है ना, या फिर इसमें जितने 2 मार्क्स है 3 मार्क्स है, इसको आपको, है ना, आज रिविजन के तौर पर इसको, है ना, देख लेना है। एक बार पूरा पलटा के सारा क्वेश्चन पेपर को देख लेना है, ठीक है। इसमें जितने भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है 3 मार्क्स क्वेश्चन है इसको भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखा गया है कई बार कि एसएसटी के क्वेश्चंस का, है ना, ये सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर से भी थोड़ा सा मैच कर जाता है, या फिर मैच किया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारा रिवीजन तो हो ही रहा भाई, है कि नहीं। चलिए, तो इसलिए एक आपके लिए हिंट ये था कि आप लोग आज का जो ये हमारा इस साल का जो मॉडल पेपर था उसको ध्यान से एक बार देख लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, आज का जो हमारा पीडीएफ है अब हम लोग उसके तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पीडीएफ है ना, इसमें कुल मिला के आज भी 50 क्वेश्चन हैं। जैसे साइंस के एग्जाम में 50 क्वेश्चन दिए गए थे, वैसे आज भी इसमें 50 क्वेश्चन हैं, है ना। लेकिन आज का पीडीएफ थोड़ा अलग है। एक्चुअली एसएसटी में क्या है ना कि क्वेश्चन एकदम गेस करना बहुत ही कठिन है ना, कि यही क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन वही होता है, पूछने का तरीका अलग हो जाता है। क्वेश्चन वही होता है लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। इसलिए, है ना, आज के पीडीएफ में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है मेरे दोस्त। कुछ तो क्वेश्चंस आपको लिख दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम वही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई जरूरी नहीं। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो कहेंगे सर कि अलग क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो एक अंग्रेजी में लाइन है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। और अपने हिंदी में वो कहते हैं ना कि मामा ना होने से काना मामा अच्छा है कि नहीं। तो ऐसा है ना कि उस टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन आए, अगर अब वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस टॉपिक का कोई भी लाइन अगर आपको समझ में आ रहा है भाई मेरे, जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लो कि आया असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन, आपको मान लो कि इस टॉपिक से कुछ भी नहीं मालूम, है ना, आपसे टॉपिक नहीं मालूम। आपको भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, भारत में जो राष्ट्रवाद की जो क्रांति हुई, है ना, वो क्रांति के बारे में तो आपको मालूम है कि नहीं,
है ना, साइमन कमीशन हो गया, असहयोग आंदोलन के अंदर में आपको फिर मुस्लिम लीग के बारे में, है ना, ये सब सारा बात मालूम है। तो आपको क्या ना, जितना भी आता है आप उस, है ना, मार्क्स के अनुसार, जैसे 2 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, तो आपको क्वेश्चन के मार्किंग के अनुसार आपको क्या कर देना है, आंसर लिख देना है। ठीक है मेरे दोस्त, छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है। ये आज का सबसे बड़ा मूल मंत्र है एसएसटी के एग्जाम को में अच्छा मार्क्स स्कोर करने का सब्जेक्टिव में, कि छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है। जितना क्वेश्चन पूछा बनाने को कहा जाए, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, या फिर 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन या 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जो इतना भी बोला जाए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, जितना बोला जाए बनाने के लिए, उतना बनाना तो बनाना है ना। छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है कि नहीं। एक बात समझ रहे कि नहीं आप लोग, कि छोड़ के आइएगा तो 0 मार्क्स मिलेगा, है कि नहीं, छोड़ के आइएगा तो 0 मार्क्स में मिलेगा। लेकिन अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी लिख के आते हैं तो थोड़ा भी अगर सही होगा तो 1 या 2 मार्क्स तो सब्जेक्टिव में मिल ही जाएगा, है ना, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ के चेक करते हैं, है कि नहीं। तो अगर थोड़ा भी अगर आप लिख के आ जाते हैं, थोड़ा भी आपको थोड़ा आंसर मैच कर जाता है और चेक करने वाले की थोड़ी कृपा हो जाए, तो आपको पक्का है कि मार्क्स मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप थोड़ा सा क्या करेंगे कि छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, जितना हो सके उतना लिख के आना है इसमें। ठीक है, चलिए हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे गेसिंग में है। आप इसको थोड़ा जरूर देखिए, ये बहुत ही वीवीआई है। ये वैसे क्वेश्चंस है जो साल दर साल, है ना, बार बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है। और बिहार बोर्ड भी अपना, है ना, एसएसटी का खासकर क्वेश्चन पैटर्न चेंज करती जा रही है। इसलिए आपको क्या करना है ना, कि क्वेश्चन जितना संभव हो सके अपने भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, वो रट्टा मार वाला ज्ञान वाला नहीं, आपको जितना हो सके अपने भाषा में ज्ञान देना है। बस शुद्धि का थोड़ा ख्याल रखना है ना, शुद्धि का थोड़ा ख्याल रखना है और अपने भाषा में ही आंसर दे के आना है। ये आज का मूल मंत्र रहेगा आप लोग के लिए एसएसटी के एग्जाम के लिए। छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, अपने भाषा में आंसर देना है और साफ साफ नीट एंड क्लीन, है ना। जैसे एक क्वेश्चन खत्म करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आप करते हैं तो थोड़ा सा कम से कम 2 लाइन का मार्जिन छोड़ दीजिए, ताकि ना थोड़ा आपको क्या लगे, नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, अच्छे से लिखना है। और जैसे कि कॉपी का मान लो कि एंड है, जैसे ये मान लो कि आपके क्वेश्चन पे आंसर शीट का एंड हो रहा है और 2 लाइन ही बचे हुए हैं ऐसे करके, और अब आपको नया क्वेश्चन लिखना है, तो आप, है ना, 2 या 3 लाइन हो तो उसको इग्नोर करके अगले पेज में साफ साफ आंसर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, चेक करने वाले को थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उसको सारा आंसर एक जगह मिलेगा, तो आपको इसके लिए बेनिफिट हो जाएगा, है ना, आपको बेनिफिट होगा। जितना चेक करने वाले के माथा पे लोड कम दीजिएगा, उतना मार्क्स आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, देखते क्या है। पहला क्या है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान सवाल, आप इसके बारे में, है ना, ये आपको अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो बस इसके डेफिनेशन के बारे में लिख के 3-4 लाइन में, है ना, कम से कम 25-30 शब्द में इसको लिख के खत्म कर सकते हैं। अगर वही 5 मार्क्स में पूछा जाए तो औद्योगिकरण से होता क्या है ना, किस तरह से इसका भारत में या फिर कहीं किसी भी देश के लिए क्या क्यों जरूरी है, ये सब सारा बात इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, रूसी क्रांति या फ्रांसीसी, दोनों में से कोई एक ही आएगा। एक्चुअली एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है तो क्वेश्चन पेपर तो अलग अलग ही होंगे, है ना, इसलिए हम लोगों ने ये दोनों को कर दिया, रूसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति, दोनों में से दोनों टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद अगला है रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति में खास में पढ़ेंगे क्या, तो इसके कारण और इसके क्या प्रभाव पड़े ये पढ़ के जाना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, गैरिबाल्डी, मेजिनी और बिस्मार्क, ये तीनों में से कोई एक तो आना ही आना है मेरे दोस्त। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ के अच्छे से ढंग से। अब इसका हो सकता है कि एकीकरण में क्या भूमिका थी, है ना, इनके बारे में परिचय दीजिए, कुछ भी इनके बारे में पूछा जा सकता है ना। मेजिनी बार बार पूछा जाता है तो मेजिनी को भी थोड़ा गौर से देख देंगे। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन, आराम से लिखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण की में मतलब कैसे हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, कैसे हुआ, है ना, कौन कौन से युद्ध हुए जर्मनी में, मतलब जो भी हैं ये सारे बात आपको इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में भी लिख देना अच्छे से। देखिए भारत की जो क्रांति थी, है ना, भारत में जो नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, जो चैप्टर है उसको अच्छे ढंग से बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका ना मैंने लोग अपने से थोड़ा, है ना, अपनापन समझते हैं इस चैप्टर में, तो इसलिए इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ नहीं होते हैं, है ना, आप अपने भाषा में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो ची मिन वाला देख लेना है, बार बार इसके बारे में पूछा जाता है, हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय दे, तो इसमें हम परिचय इसलिए लिखे हैं कि हो ची मिन का जब आप परिचय पढ़िएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल रूप में पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे किसी भी तरह का एक क्वेश्चन, है ना, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव, है ना, राष्ट्रवाद के कारण एवं प्रभाव, ये भी आपको देख लेना है। रेशम मार्ग और जल मार्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशम मार्ग, है ना, का क्या महत्व है ना, जल मार्ग का क्या भारत के लिए क्या महत्व है ना, ये सब के बारे में देख लेना है। मुद्रण क्रांति, है ना, आधुनिक विश्व में कैसे प्रभावित किया इसके बारे में
उसके बाद चिपको आंदोलन, है ना। देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो चिपको आंदोलन टाइप का जो क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी आराम से देख लीजिएगा। और जो भारतीय रेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भारतीय रेल वाला, तो इसको आराम से देख के जाना है, इसको पक्का देख के जाना है। वन पर्यावरण, अब देखिए वन वाला क्वेश्चन हो जाए, या फिर पर्यावरण वाला हो जाए, या वृक्षारोपण वाला हो जाए, या फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, सबका आंसर लगभग लगभग सेम होता है। आपको वन से होने वाले, हमें वन को काटने पे जो होने वाले प्रभाव हैं उसके बारे में, वन लगाने से क्या हमें फ़ायदा है इसके बारे में, या फिर जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव के बारे में जो भी ये हम लोग को क्या कहता है, आपको सारा क्वेश्चन लगभग लगभग आंसर सेम हो जाता है। तो आप अपने भाषा में इसको थोड़ा विस्तृत करके बड़ा करके लिख सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि कोई कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। भारत में कितने प्रकार के सड़क हैं, तो NH SS दोनों के बारे में आप अच्छे ढंग से लिख दीजिएगा, है ना। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, व्याख्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैसे बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। या फिर बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था की क्या व्यवस्था है, इस तरह से ये जो क्वेश्चन आते हैं ये सब सारा देख के जाना। हरित क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देखना है। नदी घाटी परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बार इसको VVI लिख दीजिए बहुत ही कम है ना। नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, है ना, क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद बिहार में नदी घाटी परियोजना की क्या ये है, लाभ है, 2 उदाहरण दीजिए, है ना। ये सारा चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख के जाना आपको। उसके बाद है खादर एवं बांगर में अंतर, है ना। तो ये अंतर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ सालों से उसको पूछना बंद कर दिया, तो कोई बात नहीं है ना। इंपॉर्टेंट जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है, ये सब स्टैटिक पोर्शन है, कोई बार बार चेंज होने वाला पोर्शन नहीं है, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये जितना भी है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है ना, जो भी है वो सारा आपको देख के जाना है। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट वाला, भारत में क्या इफेक्ट पड़ा, है ना, ये सब सारा चीज़। उसके बाद फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चावल और गेहूं, चावल या गेहूं दोनों में से किसकी एक का, है ना, क्या क्या, है ना, भौगोलिक दशाएं, है ना, ये सब क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, किस क्या कहते हैं, मृदा किस टाइप की होनी चाहिए, ये सब सारा चीज़ इसका इंपॉर्टेंट है। तो इसको कभी 5 नंबर में पूछा जाता है और कभी 2 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में पूछे तो थोड़ा इलेबोरेट करके थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा, विस्तृत रूप से लिखिएगा, और जब 2 मार्क्स में पूछे तो आप आराम से, मैंने कुछ ही शब्दों में अपने, लेकिन पूरा बात, है ना, लिख के निकलिएगा इसमें आगे, ठीक है। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे, इसके बारे में देख लेना। संसाधन का परिभाषा देख लेना है ना। संसाधन का वर्गीकरण किस किस आधार पे हो, इसके बारे में देख लेना है। सामाजिक विभाजन क्या होता है, इसके बारे में देखना है। सामाजिक विभाजन, है ना, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं और ये कब होता है, इसके बारे में देख लेना है। गृह युद्ध, है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, गृह युद्ध, है ना, कि कब होता है। जैसे श्रीलंका वाला जो आपको कहानी याद होगा, सिन्हाला वाला, तो उससे रिलेटेड आप इसमें एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि जब एक ही देश के, है ना, 2 गुटों में क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, लड़ाई पीट होने लगे, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको आराम से देके निकल सकते हैं। जब 5 नंबर में पूछा जाए तो थोड़ा सिरनारा का कहानी सब इसमें लिख के आगे बढ़िएगा। लैंगिक असमानता क्या है, आराम से लिखिएगा। महिला सशक्तिकरण, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण, है ना, दोनों इसके क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देख लेना है। समवर्ती सूची, है ना, अब ये नहीं कि समवर्ती सूची सर लिखें तो सब सिर्फ समवर्ती सूची पढ़ गए, आपको दोनों सूची देख के जाना है, तीनों सूची, संघ सूची भी देख के जाना है, राज्य सूची भी देख के जाना है, सारा सूची देख के जाना है, एग्जाम्पल देख के जाना है ना। उनका इन पे जो सूची में जो है वो उन पर फैसला कौन सुनाते हैं, ये भी देख के जाना है सारा चीज़, ठीक है ना। उसके बाद संघराज्य क्या है ये देख के जाना है। ग्राम पंचायत, है ना, पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में और पंचायती राज के बारे में, इसके बारे में तो देख के ही जाना है। चाहे वो ग्राम पंचायत के बारे में हो, पंचायती राज हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, भारत में, बिहार में, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन ऐसे है ना कि माने कि पूछने का तरीका हर बार अलग हो सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाना, इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगला, सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, इसके अंदर क्या था, इसकी क्या प्रभाव पड़ा आंदोलन के बारे में, इसके, है ना, ये सारा चीज़ में देखे जाना है। दबाव समूह देखे जाना है ना, दबाव समूह के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में देखे जाना है, ठीक है। राजनीतिक दल, अब राजनीतिक दल वाला जो हो गया, तो राजनीतिक दल का परिभाषित चुनौतियां, राजनीतिक दल की क्या चुनौतियां हैं, क्या परिभाषित है। उसका विपक्षी दल के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है ना। अगले वाला क्या है, दल बदल कानून क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाना है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ वाद है, जैसे कि संघवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, वंशवाद, है ना, ये जितने भी वाद है इसमें से किसी को परिभाषित करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर किसी 2 के बीच में अंतर, जैसे जातिवाद और परिवारवाद में क्या अंतर है
वंशवाद या जातिवाद में क्या अंतर है ना, इस तरह से आपसे पूछा जाए। संघवाद का डायरेक्ट डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि संघवाद किसे कहते हैं। तो जितने भी वाद है इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसको देख लेना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसका परिभाषा एवं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ उदाहरण के तौर पर आप दे सकते हैं, तो वो दे दीजिएगा। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, कौन इसको प्रकाशित करता है, इसमें है ना, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आपको लिख के दे देना है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, बहुत ही आसान है ना, जीडीपी का है ना, जीडीपी के बारे में है, तो ये भी आपको देख के जाना है, ठीक है। तो जीडीपी के बारे में भी देख के जाना है। उसके बाद आगे हमारा है कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, ये भी देख के जाना है। वस्तु विनिमय प्रणाली है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली, दोनों में अंतर, दोनों की परिभाषा, क्या फ़ायदा क्या घाटा हुआ, ये सब है ना। उसके बाद ये मौद्रिक प्रणाली के क्या क्या, जैसे कि कहाँ कहाँ काम आते हैं, है ना, मुद्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, ये सब सारा क्वेश्चन है ना। आंसर इन योर ओन वर्ड्स, यही इसका मूल मंत्र है, अपने भाषा में आंसर दे। टॉपिक यही होगा, अपने भाषा में ही आंसर देना पड़ेगा आपको, लेकिन ठीक है। चलिए अगला क्या है, बचत क्या है ये देखना है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या है ना, सरकारी गैर सरकारी संस्थान क्या है, ये सब आपको देख के जाना है। बाह्य स्रोत, आउटसोर्सिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको परिभाषा में देख लेंगे, बाह्य स्रोत क्या है। उसके बाद उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं और उपभोक्ता के लिए कौन से नियम पारित हुए है ना। उपभोक्ता के माने कि अगर अधिकार में कोई शोषण हो तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन। तो ये सब सारा हो गया मेन सब्जेक्ट्स का, मेन सब्जेक्ट का हो गया। अब आगे है आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपदा से आप क्या समझते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन, आपदा कितने प्रकार के होते हैं इसको परिभाषित करना है। इसके अलावा ये जो 6-7 क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, हर बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे बाढ़, बाढ़ से क्या प्रभाव पड़ता है, ये हो गया। या बिहार में बाढ़ का बार बार आने के क्या माने कारण, प्रभाव है ना, ये सब पूछ लेता है ना। क्या इसकी माने इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसमें आपसे राय विचार, ऐसा कुछ है ना पूछा जा सकता है। उसका सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, इनका परिभाषा है ना, या फिर अंतर है ना, बाढ़ सुखाड़ को एक में लेके पूछ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे है ना, बिहार से क्वेश्चन को रिलेट करके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो बाढ़ पे हो, सुखाड़ पे हो, है ना, सुनामी का परिभाषा पूछ सकता है आपसे, है ना। तो कुल मिला के इतना ही प्रश्न था मेरे दोस्त। अगर आप इतना टॉपिक का रिवाइज करके जाते हैं तो चाहे आप वो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट हो या फिर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम स्टूडेंट हो, आपको है ना मतलब अच्छे स्कोर करने से सब्जेक्टिव में कोई नहीं रह सकता। अब ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो मॉडल पेपर इस बार का निकला है उसको एक बार रिवाइज करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि पिछले 3 सालों के है ना जो भी MCQ है उसी को एक बार फिर से देख के जाना है। लास्ट 3 इयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 3 इयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको एक बार गौर से अच्छे ढंग से पढ़ रिवाइज करके जाना है। MCQ को जितना भी है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको गौर के जाना से पढ़ के जाना है, क्योंकि हमको सिर्फ बनाना कितना है, 40 है कि नहीं, 40 बनाना है। और ये 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर से ही ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा क्वेश्चन कल के एग्जाम में क्या करेगा, मैच कर जाएगा। इसलिए आपको 3 इयर्स पिछले 3 साल का क्वेश्चन पेपर कम से कम MCQ पढ़ के जाना है। और सब्जेक्टिव के लिए तो हम बता ही दिए मेरे दोस्त, ठीक है ना, इतना काम करना है। तो आप लोग का होमवर्क क्या रहा आज रात का कि पहला कि मॉडल सेट है ना हम लोग को अति कर देना है, मॉडल सेट रिवाइज कर लेना है। दूसरा जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया PDF है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। वो PDF एक बार जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है कि 3 इयर्स है ना जो पिछले 3 साल के MCQ हैं उसको एक बार देख लेना है। तो अभी समय रहते इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय रह नहीं गया है ना, अगले 24 घंटे बाद ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, और इधर उधर समय व्यस्त करने से कोई फायदा नहीं है। जितना समय रहेगा उसको अंतिम समय तक है ना, लास्ट आवर तक अगर आप प्रयास करते रह जाते हैं तो इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ऑल द बेस्ट कल के लिए। और एक और दोस्त है ना, थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए है ना, अपने दोस्तों के बीच में इस PDF को शेयर कीजिए, चैनल्स के लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, और लाइक करने के लिए बोलिए। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, आपके हेल्प के लिए काम करने के लिए है ना, आपका हेल्प हो इसके लिए हम थोड़ा काम करने का कोशिश करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू है ना, ऑल द बेस्ट कल के लिए।